हाँ जी बच्चों, यस। तो अब जो है हम लोग अपने मैकेनिक्स की सीरीज में आ गए हैं बेटा सेकंड लेक्चर लेके। और कल वाले वीडियो में हमने देखा था कि भाई मैकेनिक्स क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यार ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर अगर है तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे। बेसिकली उसमें हम लोग मोशन में भी स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में रहो, रेस्ट पर हो या मोशन में हो, तो हम लोग जो है ये देखते हैं कि वो मूव कर रही है तो किस तरीके से कर रही है, किस तरफ कर रही है, किस रीजन से कर रही है। ये सारी स्टडी हम लोग मैकेनिक्स में करते हैं। और फिर हमने उसमें देखा था कि भाई स्टैटिक है, काइनेमेटिक है, डायनामिक है, वो तीनों हमने किए थे। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, टाइप ऑफ मोशन हमने करे थे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो जरूर आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं है तो आप प्लीज उसको जाके देखिएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग से जब हम लोग बिल्कुल फंडामेंटल इंट्रोडक्शन से जब हम लोग किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो भाई सीधी सी बात है कि हमें उसकी क्लैरिटी ज्यादा होती है और हम उसमें जो है कोई भी जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझ पाते। कोई भी पॉइंट मिस होने के चांसेस हमारे जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ना वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग जो है मेनली बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर। ठीक है, तीन फैक्टर पर हम लोग जो है बात करेंगे आज। ठीक है, और हम लोग जो है ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है स्पीड को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से जो है हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, और किस तरीके से जो है हम लोग ओके किस तरीके से जो है हम लोग डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग इस वीडियो में ना एक बहुत बड़ा आपको मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जिसको हम लोग बोलेंगे कि मीटर पर स्क्वायर का मतलब क्या होता है। देखो, मीटर पर स्क्वायर सबको पता होता है, बट उसका मतलब बहुत कम लोग जान पाते हैं, उसको समझ में बहुत कम पाते हैं। याद हो जाता है वो, बट समझ उसकी थोड़ी सी दिक्कत कर जाती है। ठीक है, तो इसीलिए अब जो है अभी आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर अपने चैनल का नाम लिखते हैं, टाओ फिजिक्स, टाओ फिजिक्स क्लासेस। ओके, ये अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिक्स में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। ये क्या होता है? देखो, स्पीड के दो मतलब होंगे, हर क्वांटिटी के दो मतलब होते हैं। एक होता है उसका फिजिकल मतलब क्या है, और एक उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्पीड का फिजिकल मतलब क्या होता है? स्पीड का फिजिकल मतलब होता है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ये इतने से शब्द आप याद कर लो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या क्या मिल जाएगी? क्लैरिटी मिल जाएगी। हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। एक ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मूव कर रहा है, इसको हम लोग स्पीड कहते हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है, अब अगर हम इसको फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से, मैथमेटिकल वे से अगर हम इसको डिफाइन करें तो स्पीड क्या होता है? स्पीड, इट इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ये इसका मैथमेटिकल मतलब हो गया। यानी कि स्पीड जो है वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, और हम लोग इसको हम लोग बोलते क्या है? देखो, एक बात समझना, सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो तेजी, कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। क्योंकि हम लोग जो अपनी डे टू डे लाइफ में स्पीड का जो मतलब समझते हैं और जो फिजिक्स में जो स्पीड की डेफिनेशन आती है वो थोड़ा सा अंतर पैदा कर देती है, दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो हमें वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग यही बात कर देते हैं कि भाई स्पीड का क्या है। स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? गति। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? अगर ये किसी एक डायरेक्शन में अगर ये फिक्स्ड हो जाए स्पीड, तो उसका नाम वेलोसिटी रख दिया। अगर सिर्फ स्पीड पर मैं बात करता हूं तो बेटा इसका मतलब ये है कि मैं यहां पर इसके डायरेक्शन पर बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्पीड है वो क्या होगी?
वो जीरो हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, दो ही बात होंगी। ये नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी नेगेटिव। स्पीड जीरो हो सकती है। अगर स्पीड जीरो है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर कहलाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट जिस फ्रेम में है और ऑब्जर्वर के लिए टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। जीरो स्पीड का मतलब यह होता है। पॉजिटिव स्पीड का मतलब क्या होता है भाई? पॉजिटिव स्पीड का मतलब होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वो अपने एक ओरिजिन पॉइंट से दूर जाती जा रही है। ठीक है। हाँ, कितनी तेजी से दूर जा रही है वो एक्चुअल मेजरमेंट हमारे को स्पीड बताता है, क्योंकि मीटर पर सेकंड इसकी ऐसा यूनिट होती है। ठीक है। तो एक बात हमारे को ये बात समझ में आ गई कि स्पीड जो है वो डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है, तो हम इसको डायरेक्शन लेस क्वांटिटी का नाम दे सकते हैं कि भाई ये जो क्वांटिटी है ये डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई? अब डायरेक्शन लेस क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन लेस क्वांटिटी का मतलब हो गया कि जब हम लोग स्पीड की बात करेंगे तो दिशा की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें नहीं फर्क पड़ता ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन हमारे को ये बस इस बात पर ध्यान देना है कि कितनी तेजी से जा रहा है। किधर जा रहा है हमें नहीं पता, बट कितना तेज जा रहा है ये हमारे को जरूर पता होना चाहिए, और यही हम लोग जो है इसमें स्टडी भी करते हैं। ठीक है। तो डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है ये। अब अगर हम लोग यहां पर देखें स्पीड को, तो स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस हमारे को पता लगता है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब यूजुअली हम लोग डिस्टेंस को एस से लिखते हैं फिजिक्स में, स्पीड को यू और वी से लिखते हैं, तो मैं यहां पर यू लिखता हूं और टी को टी से। तो एस इज इक्वल टू यू टी हमारा एक फॉर्मूला बन गया। वी भी लिख सकते हैं, वो इनिशियल और फाइनल के चेंजेस होते हैं, इसलिए हम लोग जो है दो सबस्क्रिप्ट हम लोग इसमें यूज करके चलते हैं, एक यू के लिए और एक वी के लिए। ठीक है। तो S इज इक्वल टू यू टी, इसको हमारा एक जो है बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। ये हम लोग जो है मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं में या फिर 9वीं क्लास में तो हम इसको पढ़ ही लेते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहां पर जो है वो बात करेंगे बेटा हम लोग टाइप ऑफ स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड क्या है? देखो, पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। ओके। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसी को हम लोग वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। इसी को हम लोग वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। और तीसरा होता है एवरेज स्पीड, और जो फोर्थ है वो हमारा बन जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। INSTANT, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये हमारे पास चार तरीके से हम लोग जो है स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं या उसको कैटेगराइज करते हैं। देखो, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान गति। एक समान का मतलब क्या है? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वो डिस्टेंस भी उतना ही कवर कर रहा है, यानी कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ठीक है। या इसी को हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। ठीक है। कांस्टेंट स्पीड क्या होगी? जैसे आपने अपनी गाड़ी को एक स्ट्रेट हाईवे के ऊपर, खाली है लेट्स सपोज, ठीक है, स्ट्रेट हाईवे है, आपने अपनी गाड़ी को 60 किलोमीटर पर आवर पे ले जाकर के उसको कांस्टेंट कर दिया। अब अगर आप उसको अगले 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड तक अगर आप उसको 60 पर ही कांस्टेंट रखते हो तो वो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ये बात समझ लीजिएगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। बात समझ आ गई? ओके। अगला क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यार नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बहुत इंटरेस्टिंग होता है। नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग जो है वेरिएबल स्पीड कहते हैं। देखो, जो हम लोग जिस स्पीड से रोड पे चलते हैं ना वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म ही होती है, क्योंकि रोड के ऊपर और भी ट्रैफिक होता है, और भी गाड़ियां होती है, और कुछ लोग पैदल चल रहे होते हैं, कभी कोई जानवर आ जाता है, कभी कोई दूसरी गाड़ी आ गई, कभी रिक्शा आ गई, कभी कुछ। तो कहने का मतलब यह है कि आप कांस्टेंट स्पीड यूजुअली मेंटेन नहीं कर पाते हैं रोड के ऊपर। ठीक है। तो जो हमारे प्रैक्टिकली हम लोग जब गाड़ी में बैठ के चलते हैं ना तो वो हमारी यूजुअली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, वेरिएबल स्पीड होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल टाइम इंटरवल में
आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। यानी कि आपका जो टाइम इंटरवल है वो तो आपका इक्वल रहेगा, लेकिन लेकिन जो आपका लेकिन जो आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है वो आपका अनइक्वल होगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है इस बात को समझ लीजिए कि जो वेरिएबल है और जो नॉन यूनिफॉर्म है उसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब आ गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हमारे को बड़े ध्यान से समझना चाहिए। देखो बेटा, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम टेकन। यानी कि उसने टोटल टाइम, मान लीजिए आप 70 किलोमीटर का आपने डिस्टेंस ट्रेवल करा, ठीक है ना। अब 70 किलोमीटर जाने में आपको लग गए 2 घंटे, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई? अब टोटल डिस्टेंस है 70 किलोमीटर, टाइम है 2 आवर्स, तो 70 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, या फिर ये कह लीजिए 70 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 70 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज 35 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 घंटे में 35 किलोमीटर आवर का 35 किलोमीटर का ही डिस्टेंस आप कवर कर पाए थे। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि आप एग्जैक्ट 35 ही करेंगे। हो सकता है वो 33 हो सकता है 34 हो सकता है 37 हो, ऊपर नीचे आ जाएगा। लेकिन कभी स्पीड ज्यादा होती है, कभी कम, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आप जो प्रैक्टिकल लाइफ में जिस स्पीड से चलते हैं वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड होती है। ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो अभी मैं यहां से इसके सामने से हट गया हूं और आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो नोट कर लिया। अब मैं इसको हटा देता हूं पूरे को। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि एवरेज, वी एवरेज, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो दैट इज अवर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि भैया टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है और टोटल टाइम जितना लग रहा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो है, हमारे पास प्रॉब्लम कैसी आती है? मान लीजिए कि आपको ये एक क्वेश्चन दे दिया गया कि एक ट्रेन है, वो S1 डिस्टेंस कवर करता है V1 स्पीड के साथ और S2 डिस्टेंस करता है V2 स्पीड के साथ, और जो टोटल डिस्टेंस है S, वो इन दोनों के सम के बराबर है, S के बराबर। और इजी करने के लिए उसने क्या बोल दिया कि S1 और S2 बराबर है। यानी कि अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक ट्रेन है, वो अपने हाफ डिस्टेंस S1 को V1 स्पीड से कवर करता है, हाफ डिस्टेंस जो रिमेनिंग हाफ है S2 उसको वो V2 से कवर करता है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होगी? देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधी सी बात है, जब S1 से वो V1, S1 को अगर वो V1 में कवर कर रहा है तो यहां पर टाइम भी तो T1 लगेगा ना, यहां भी टाइम T2 लगेगा। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? S1 प्लस S2, क्योंकि हमारे को क्या करना है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, देखो फंडामेंटल पे चलेंगे, टोटल टाइम, तो T1 प्लस T2 कर देंगे, राइट। S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। अब देखो, हमारे को ये पता है कि यार यहां से अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी? S बाय U होना चाहिए ना। अगर T, तो यहां से अगर मैं T1 की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगा? S बाय V1। यहां से T2 को अगर निकालूं तो क्या हो जाएगा? S2 बाय V2। चलिएगा, अब यहां पर T1 और T2 की वैल्यू को डाल देते हैं, तो S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2। ठीक है, अब आप देखो कि भैया S1 और S2 तो बराबर है, S1 और S2 तो बराबर हैं, तो हम एक की जगह एक को ही लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इस S2 को भी S1 प्लस S1 लिखूं और यहां पर मैं S1 कॉमन ले लूं तो 1/V1 प्लस 1/V2 हो जाएगा। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 2V1V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड, VAVG, एवरेज। ठीक है, सो दैट्स हाउ दिस कॉन्सेप्ट विल वर्क लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एवरेज स्पीड।
हमेशा एक बात याद रखना, ये जो फंडामेंटल फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी कि आपको जो भी डिस्टेंस दे रखा है उसको टाइम की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, ये यहां पर कॉन्सेप्ट लगेगा। और ऐसा क्वेश्चन जो मैंने ये सोल्व किया है, ये बेटा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट का पीवाईक्यू है कि उसकी लैंग्वेज वो चाहे कुछ भी दे देंगे, बट फंडामेंटल प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, तो आप इसको जो है लिख रहे हो अपनी, वही हमारा जो तरीका है पढ़ने का क्या है, नोटबुक आपके सामने होनी चाहिए, आपके हाथ में होनी चाहिए, पेन आपके पास होना चाहिए, और जो जो मैं यहां पर लिख रहा हूं और बोल रहा हूं वो आप लोग साथ साथ नोट करते जाएंगे। वीडियो को पॉज करेंगे, पहले उसको लिखेंगे, फिर अगले वाले पार्ट पर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ये वाला तरीका आपको जरूर अपनाना है भैया, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये कोई, देखो एंटरटेनमेंट का वीडियो तो ये है नहीं, तो इसमें ये तो सच बात है कि भैया आपको जो है मजे तो आने वाले हैं नहीं, यानी कि मजे का मतलब आपके दिमाग में डोपामाइन तो रिलीज होगा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आप इसको देखोगे और एक्साइटमेंट फील होगी, थ्रिल फील होगा और अब क्या होगा वो वाली फीलिंग नहीं। दिस इज एजुकेशनल वीडियो। तो यार एजुकेशन में तो भाई देखो सीधी सी बात है, ये तो एक किस्म का क्या है, तपस्या है, ये तो संघर्ष है बेटा, और संघर्ष और तपस्या तो एकांत में करी जाती है, सीधी सी बात है। अगर कोई ये कहे कि ये बोरिंग है और ये इस तरीके से, तो मैं उस बात से जो है ना बहुत ज्यादा सा एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि अगर आप वाक्य में ही कंटेंट अगर पढ़ रहे हैं तो इंटरेस्टिंग है, और अगर आप कंटेंट ना पढ़ करके और अगर आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है तो फिर ये बात इंटरेस्टिंग शायद आपको लगे ना लगे, ये पर्सनल चॉइस हो जाएगी, ठीक है ना। बट चलिएगा, तो ये बात हो गई हमारी एवरेज स्पीड को लेकर के। तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग जो है इसको ध्यान में रखेंगे कि यार ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, कैसे हम लोग जो है इसको स्टडी कर सकते हैं, क्या इसका लॉजिक रहने वाला है। ठीक है, देखो बेटा, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इंस्टेंट क्या होता है, कैसे हम लोग इंस्टेंट को डिफाइन, देखो इंस्टेंट होता है टाइम का एक छोटा सा हिस्सा, यानी कि जिसको हम लोग ये कह सकते हैं पल भर के लिए, यानी कि एक पल, ठीक है, एक एक जो है मूवमेंट, टाइम मूवमेंट, उसको हम लोग जो है इंस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होगा, देखो बड़े ध्यान से सुनना, ये स्टूडेंट को इसी में बहुत कंफ्यूजन आता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड में, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट को यूजुअली इसमें। अब देखो क्या होगा कि अगर आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, कोई बात नहीं है। अब गाड़ी में चलते चलते जब आप एक पॉइंट को, मान लीजिए आपने कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लिया, ठीक है, लेट्स सपोज आप रोड पे जा रहे हो और आपके साइड में एक ढाबा है, ठीक है, उस ढाबे को जब आपने क्रॉस करा उस समय पर आपकी स्पीड क्या थी, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। यहां आप जब आपने देखा होगा कि आजकल जो है ना रोड के ऊपर जो हाईवे होते हैं उनके ऊपर जो है ना कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, जिसको स्पीड कैमरा बोलते हैं। वो स्पीड कैमरा क्या आपकी एवरेज को कैलकुलेट करता है? नहीं, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को कैलकुलेट करता है। वो ये देखना चाहता है कि भाई साहब ये कितनी तेजी से जा रहा है, ये प्रॉपर स्पीड लिमिट में है या नहीं है। मान लीजिए कोई हाईवे है, उस हाईवे की स्पीड लिमिट है 90 किलोमीटर पर आवर और आप वहां पर गाड़ी दौड़ा रहे हो 120 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे ही उस कैमरे ने जो आपकी स्पीड कैप्चर करी, वो उसी के ऊपर डिपेंड कर, वो उसी के ऊपर डिसाइड करेगा कि आपका चालान होगा या नहीं होगा। आप उस कैमरे से बाहर पहले कितनी स्पीड पर थे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा वो भी फर्क नहीं। कैमरे की रेंज में जब आप थे, आपकी स्पीड क्या थी, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी और वो चालान भी उसी पर होगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि रोड पर जो ना आजकल प्रैक्टिकली लोग है ना, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग जो होते हैं, वो कैमरे को देख के ना अपनी गाड़ी को स्लो डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अक्सर सभी लोग ऐसा करते हैं, तो होता रहता है ऐसा। तो प्रैक्टिकल लाइफ है, रोड पर है तो गाड़ी कई बार तेज भी हो जाती है, पता भी नहीं होता, कई बार जानबूझ के हो जाती है गाड़ी तेज, और कई बार जो है अनजाने में भी हो जाती है। तो दोनों ही सिचुएशन होती है, कोई ऐसा वो नहीं है। एनीवे,
तो अब आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी एक पॉइंट पर जो स्पीड होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, ठीक है। अब सवाल यार ये उठता है कि कैसे हम लोग इसको जो है कैलकुलेट करें, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्या होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको डिफाइन करूं इंस्टेंटेनियस स्पीड को, तो वी आई का मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट at a given instant of time or at a given point on path, ठीक है। उसके रास्ते में अगर कोई, जैसे कि अगर ये एक रोड है और यहां पर ये एक गाड़ी ऐसे जा रही है, तो बेटा एक बात बताओ, इस पॉइंट के ऊपर मान लीजिए पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट पर इसकी जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस होगी, ठीक है। और यहां से इनिशियल पॉइंट से और यहां तक फाइनल पॉइंट तक जितनी भी उसकी जो स्पीड आएगी और जितना उसको टाइम लगेगा वो उसकी एवरेज आएगी, ये बात समझ लेना। अब सवाल ये उठता है कि इंस्टेंटेनियस को हम लोग लिखते कैसे। देखो इंस्टेंटेनियस में अब जब यहां पर अगर आ गई तो भाई सीधी सी बात है कि यहां पर अब लग गया टाइम के ऊपर जो है लिमिट लग गई है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे और इसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो भैया, जो स्पीड है वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। अब मैंने आपको इनिशियल और फाइनल बता दिया, अब यहां पर क्या है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ये तो हो गया डिस्टेंस। अच्छा यहां पर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये हो गया टाइम। अब यार देखो ये क्या है, एक्स एफ माइनस एक्स आई, यानी कि चेंज इन पोजीशन। अगर हमारे पास जो लोकेशन में जो चेंज आया है उस चेंज को हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स से। इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा टी से, ठीक है। अब इतनी बड़ी इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, तो वेलोसिटी क्या बन गया बेटा, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये बन गया हमारे पास। अब यहीं से हम लोग जो है निर्धारित करेंगे कि इंस्टेंटेनियस को लिखना कैसे होता है। देखो इंस्टेंटेनियस को लिखना होता है कि ये जो टाइम इंटरवल है ना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल का, ये बहुत छोटा हो गया, क्योंकि यहां पर तो टी फाइनल लग रहा है, यहां पर टी इनिशियल लग रहा है। क्वेश्चन ये है कि यहां पर क्या लग रहा है, यहां पर क्या लग रहा है, ये बताओ। अब देखो यहां का जो टाइम चेंज है, एक पॉइंट को जो गाड़ी को कवर करने में टाइम लगेगा वो लगेगा लेस देन 1 सेकेंड, लेकिन वो जीरो भी नहीं लगेगा। सीधी सी बात है, लॉजिक है कि नहीं बात में। एक पॉइंट को एक गाड़ी को एक पॉइंट को कवर करने में टाइम कितना लगेगा, 1 सेकंड से भी कम, ओके बात सही है। क्या जीरो टाइम होगा, नहीं होगा। इसका मतलब टाइम 0 और 1 सेकंड के बीच में होगा, होगा कि नहीं होगा। अब टाइम किधर जा रहा है, अब देखो जीरो तो है नहीं, यानी कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट इट इज और इट कैन बी वेरी क्लोज टू जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो। अब वो तो डिपेंड करता है गाड़ी कितनी तेज है भैया। अब देखो हो सकता है कि वो टाइम 0.1 सेकंड हो सकता है वो 0.1 सेकंड हो सकता है वो 0.001 सेकंड हो। इस तरीके से टाइम जो है, अब देखो डेसिमल और 1 के बीच में आप चाहे कितनी भी जीरो डाल दो नंबर उतना ही छोटा हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो टाइम इंटरवल है वो किस तरफ बढ़ रहा है, मतलब जो टाइम इंटरवल है वो किस तरफ जा रहा है, वो जीरो की तरफ जा रहा है। लेकिन क्या वो जीरो पर पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस डेल्टा टी को ऐसा लिख देते हैं, डेल्टा टी, ये एरो का साइन और जीरो। अब इस एरो के साइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो।
अब इस बात को ना बड़े ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेट करके। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होता है? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि टाइम का जो चेंज हुआ है वो जीरो के बहुत नजदीक है, लेकिन वो जीरो नहीं है। कितना नजदीक है हमें नहीं पता, वो 0.1 है, 0.01 है, या 0.001 है, हमें नहीं पता। लेकिन और हो सकता है वो 0.00001 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो टाइम जीरो नहीं है। तो ऐसी बात को जर्नलाइज्ड लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये मैथमेटिक्स की भाषा है बेसिकली। अगर मैं आपको बताऊं तो ये लिमिट्स का एक पोर्शन आ गया, डिफरेंशिएशन लिमिट्स का पोर्शन आ गया, लेकिन मैं उस बात के ऊपर जाना नहीं चाहता। मैं इस बात को बहुत सिंप्लीफाइड रखना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपको ये वाले तरीके से मैं बात को लेके चल रहा हूं, क्योंकि मेरी अप्रोच होती है कि फिजिक्स को इजी बनाओ, साइंस को इजी बनाओ यार। जरूरी नहीं है कि हम अननेसेसरी वहां पर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन डाल करके और स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही खत्म कर दें उसमें। ऐसा मेरी अप्रोच में नहीं है। मेरा होता है कि उसको जितना सिंप्लीफाइड करा जाए उसको समझाओ, क्योंकि उसके बाद में उसको मैथमेटिकल भाषा अपने आप समझ में आ जाएगी। क्योंकि मेरा ये बात है कि बेटा देखो, फिजिक्स में ना हर क्वांटिटी के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक उसका फिजिकल मीनिंग होता है, और एक उसका उसको कैलकुलेट करने का एक उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, और डिफाइन करने के लिए एक उसकी फिजिक्स की एक स्टेटमेंट होती है। तो इन सभी में हमें जो है कोरिलेशन बनाना होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अब देखो यार, ये जो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है, ये क्या लग गया इसके ऊपर? ये इसके ऊपर क्या लग गया? एक कंडीशन लग गई ना। उस कंडीशन का भी कुछ नाम देना पड़ेगा। उस कंडीशन का नाम है लिमिट। क्या नाम है उस कंडीशन का? लिमिट। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कंडीशन हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत इजी वे में मैंने इसको आपके सामने रखने की कोशिश करी है। हो सकता है कि मेरी बात आपको क्लियर हो गई हो, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो एक बार बैक करके वीडियो को जरूर सुन लीजिएगा, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। यानी कि ये हमारे पास एक जर्नलाइज्ड इक्वेशन बन गई, किसके लिए? इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए। और आपको बताऊं यार, देखो, जो हम लोग गाड़ी में बैठ के चलते हैं ना, और जो आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर जो आपको स्पीड बता रहा होता है, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। क्योंकि अगले ही सेकंड, अगले ही पल आपको नहीं पता वो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो जिस टाइम इंस्टेंट पर आपने स्पीडोमीटर में स्पीड को देखा और आपने उस रीडिंग को नोट करा, लेट्स सपोज आपके अभी आपका जो मीटर है वो आपको दिखा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 नंबर आ रहा है आपके स्पीडोमीटर में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो 25 ही रहेगा। आप उसको एक्सेलरेट करोगे तो 26 भी हो जाएगा, 27 भी, और अगर ब्रेक अप्लाई करोगे तो 23 हो जाएगा, 20, यानी कि 25 पर पहुंचते ही आपको ब्रेक लगाने पड़ गए, तो अगले ही पल वो घट जाएगा ना। इसीलिए ऐसी स्पीड को हमने नाम रखा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात क्लियर हो गई? बहुत इजी वे में एकदम से तरीका, ये इसका सारा तरीका है बेटा। इसको लिखना, लो मैं स्क्रीन से हट गया। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार और वीडियो को बैक करके पॉज करके फिर से देखिएगा, फिर से समझिएगा, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। एनीवे, अब हम लोग जो है अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वेलोसिटी। क्या है वो? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? देखो भैया, वेलोसिटी में और स्पीड में बस एक ही फर्क है, डायरेक्शन का। किस चीज का फर्क है? डायरेक्शन का। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ एक ही अंतर है कि हम वहां पर डायरेक्शन के बारे में भी बात करेंगे वेलोसिटी में। स्पीड में हमने डायरेक्शन के रेलेवेंट कोई बात नहीं करी है। ये उसी प्रकार से है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर होते हैं। ठीक है, तो जो कंडीशन डिस्टेंस फॉलो करता है वही कंडीशन स्पीड फॉलो करता है, और जो कंडीशन डिस्प्लेसमेंट फॉलो करता है वही वेलोसिटी फॉलो करता है। ठीक है, वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन गिवन डायरेक्शन। ठीक है,
यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी एक निर्धारित दिशा में एक ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, भाई उसको हम लोग जो है वेलोसिटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा, कई बार हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट पे चलो, क्योंकि फॉर्मूला यही है, ठीक है। अब इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, खासियत क्या होगी? इट हैज डायरेक्शन। इसकी यही खासियत है, इट हैज डायरेक्शन। यही एक मेजर अंतर है कि स्पीड बिना डायरेक्शन है, दिशा रहित है, ये दिशा सहित है। क्या है? दिशा रहित और दिशा सहित। ये है दिशा सहित, दिशा इसके साथ होगी। डायरेक्शन का हमें इसको कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा, हम डायरेक्शन को छोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? देखो, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारा बनने वाला है। क्या बनने वाला है? क्या भाई, इसकी जो यूनिट है वो भी मीटर पर सेकंड है, इसकी जो क्वांटिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ में है। तो अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़े तो वो हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है ये देखेंगे कि हम लोग फिजिक्स में वेलोसिटी वर्ड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन आम जिंदगी में हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग जो है स्पीड वर्ड का ज्यादा यूज करते हैं। तो बस इतना ही फर्क होता है, क्योंकि जब हम लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं तो हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि अभी किधर जा रहा है किधर नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होता है। लेकिन जब हम फिजिक्स में बात करते हैं तो हम हर पॉइंट, हर इंटरवल पर ये जरूर उसको ऑब्जर्व करना चाहेंगे कि अब इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वेलोसिटी का पॉइंट आ जाता है भाई। अब अगर हम लोग वेलोसिटी को बात करें तो वही टाइप इसके भी होंगे। कौन कौन से? एक हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीसरा क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। और चौथा क्या हो जाएगा भाई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो अभी जैसा मैंने आपको समझाया वही कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भाई देखो, इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कवर हो रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। क्या होगा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट कब कवर हो रही है? इक्वल टाइम इंटरवल में। इक्वल टाइम इंटरवल में। ओके, ये होगा हमारे पास। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या आ जाएगा? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगी। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगी और टाइम इंटरवल इक्वल होगा। इक्वल टाइम इंटरवल, ये हमारे पास इसका खास फैक्ट होगा। ठीक है ना। तो यानी कि वही है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पीड, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। और ये क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी, ये वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट होता है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है ना, बस इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा इसमें हम लोग देखो, एक बात मान के चलना, अगर क्वेश्चन में आपको यूनिफॉर्म स्पीड दी है तो ये बात मान के चल लेना कि जब यूनिफॉर्म स्पीड अगर होगी तो इसका मतलब वो वैल्यू कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसको समझ लेना बात को। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड है, तो यार एक बात बताऊं, जब स्पीड अगर हमारी, सॉरी, अगर वो वेलोसिटी पर अगर वो बात कर रहा है, अब वेलोसिटी हमारी कैसे चेंज हो सकती है? वेलोसिटी हमारी दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो सकती है या डायरेक्शन में चेंज हो सकती है। दो चेंजेस पॉसिबल होते हैं उसमें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो या उसका मैग्नीट्यूड ही चेंज हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है। हाँ, मान लीजिए अब एक रोड पर एक गाड़ी जा रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेट्स सपोज मैंने उसको कर दिया 30 किलोमीटर पर आवर,
और वो एक बहुत बड़े से सर्कल को ट्रेस ऐसे कर रही है, मुड़ के जा रही है। तो 30 किलोमीटर पर आवर पे तो जब गाड़ी मुड़ी तो हर पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हुई, तभी तो वो मुड़ पाई। अब वहां पर उसकी जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट थी, लेकिन जो वेलोसिटी थी वो वेरिएबल आ गई थी, क्योंकि वो चेंजिंग थी, डायरेक्शन चेंज हो गया था। अब इस फैक्टर को याद रखना, क्योंकि यहीं से एक नई क्वांटिटी का जन्म हो जाता है, नाम है उसका एक्सेलरेशन। आगे बात करेंगे उसका। आपको समझ में आ गई ना ये बात, क्या कि वेलोसिटी जो है वो दो तरीके से बदलेगी, या तो मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मैथमेटिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू का मतलब होता है मान, मान का मतलब क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू है वो घट बढ़ेगी, लेकिन डायरेक्शन में क्या है कि उसकी दिशा बदलेगी, वो यू 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 किसी भी तरफ जा सकती है, ये कर्व को ट्रेस कर सकती है, सर्कल को ट्रेस कर सकती है, या पहाड़ों के ऊपर जो जिगजैग पाथ है उनको फॉलो कर सकता है। ये होता है हमारा डायरेक्शन चेंज का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ऐसा होगा। अब आता है एवरेज वेलोसिटी। अब यार देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी तो वही हो जाएगा भैया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम टेकन। अब देखो यार टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है, इसमें हमें डिफरेंस निकालने पड़ेंगे फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के, ठीक है ना। कैसे निकालने पड़ेंगे, देखो अब हम लोग लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वी ए वी। अब देखो वी ए वी का मतलब क्या होता है, अब यार यहां पर समझो बात को, ये है x1 पोजीशन, ये है x2 पोजीशन, यहां पर ऑब्जेक्ट t1 टाइम पे था, यहां ऑब्जेक्ट t2 टाइम पे था, तो भैया एवरेज कितना आ गया उसका, उसका एवरेज आ जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, यानी कि चेंज इन पोजीशन, क्या है, चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो हमारे को ये दोनों बातें क्लियर हो गई कि यार पोजीशन का भी चेंज है और टाइम का भी चेंज है, ये हमारे पास। अब देखो यार इतनी बड़ी बात लिखने के बजाय हम इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो ये हो गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत, औसतन वो कितना चला, और आपको पता है कि ये आप लोग जो है मीन वैल्यू निकालना, एवरेज निकालना, ये आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, तो भाई ये सारी चीजें हमारी वहां भी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे को ये पता लगता है कि टोटल जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ये तो फिक्स्ड है। डिस्प्लेसमेंट ऐसा तो नहीं हो सकता कि रैंडम किधर भी हो जाए, नहीं। डिस्प्लेसमेंट की खासियत ये है कि वो एक खास निर्धारित दिशा में ही संभव है, ठीक है ना, इस बात को समझ लेना। अब इसके बाद अगला क्या होगा भाई, एवरेज वेलोसिटी हो गया, ये तो हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, 3 पॉइंट कर लिए। अब आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यार ये लो बेटा, अब इसको आप लोग जो है एक बार पॉज करके सारे को लिखो, जूम कर लेना वीडियो को, अगर अक्सर छोटे दिखाई दे तो ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन जो है या स्क्रीनशॉट लेकर के, और यार वो मतलब वो वाली पढ़ाई मत करना। देखो जो बता रहा हूं ना मैं आपको, बड़े तरीके से समझा रहा हूं, बहुत बढ़िया, आपको जो है मजे आने वाले हैं, हर बात क्लियर मिल जाएगी एक एक टॉपिक पर। देखो यूजुअली क्या होता है, आप लोग जब देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे कि अलग अलग एट रैंडम हो गए। देखो मैं एक एक टॉपिक पर वीडियो लेके चल रहा हूं, हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए, आप इत्मीनान से बैठो, तसल्ली से, क्योंकि हमें 11वीं क्लास जो है ना पूरे एक साल में पढ़नी है। तो अगर हम रोज का भी एक टॉपिक पढ़ेंगे ना, या 2 टॉपिक भी पढ़ेंगे, बहुत है हमारे लिए, बहुत है, इतना बात समझना, ठीक है। और अब हम लोग करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी इंस्टेंट, VINST वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, ठीक है, या फिर इसको हम लोग VI से भी लिखते हैं। अब देखो भैया VI तो वही हो जाएगा जो अभी अभी मैं आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट बता के आया हूं, क्या कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक गिवन पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। लेकिन पॉइंट के साथ में टाइम का भी रोल है। अगर मैं कह दूं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए गिवन टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, उस टाइम की जो वेलोसिटी होगी वो भी इंस्टेंटेनियस होगी। इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा सेम रहेगा, लिमिट लग जाएगी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ठीक है, ये हमारे पास इसमें तरीका आ जाएगा।
और इस तरीके से जो है हम लोग इसको स्टडी कर पाते हैं, इस तरीके से हम लोग जो है इसको ध्यान में रख पाते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और इस तरीके से जो है हमने इसको स्टडी कर लिया। और अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन है, वी हैव द वन क्वेश्चन, एक ट्रेन है, उसको जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है, टोटल डिस्टेंस वो है 60 किलोमीटर का, ठीक है। एक ट्रेन है, उसको 60 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर करना है। अब ये कहता है कि वो पहले 30 किलोमीटर, यानी कि जो फर्स्ट 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो उस ट्रेन ने कवर करा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, हो गया जी। अब ये कहता है कि ये बताओ भाई कि अगर उस ट्रेन को एवरेज स्पीड, अगर उस ट्रेन की एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर आनी चाहिए, ये हमें गिवन है एवरेज, तो बताओ जो रिमेनिंग या फिर जो नेक्स्ट हाफ 30 है, नेक्स्ट हाफ 30 किलोमीटर जो बच गया, जो रिमेनिंग है, वो किस स्पीड से कवर होगा, वो किस स्पीड से कवर होगा, ये क्वेश्चन है। एक ट्रेन है, टोटल डिस्टेंस उसको 60 किलोमीटर का कवर करना है, पहले 30 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, और टोटल जर्नी में, पूरी जर्नी में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 40 की आ रही है। तो आप ये बताओ कि अगले 30 को कवर करने के लिए उसको किस स्पीड से अब अगले 30 उसको कवर करने पड़ेंगे। देखो भाई बहुत ही बढ़िया तरीका है। देखो यार, अभी क्या है, इस क्वेश्चन को जो है ना बेटा, पढ़ते ही हमारे को एक बात दिमाग में आ गई कि यार डिस्टेंस तो बराबर है, पहला भी 30 है, दूसरा भी 30 है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बहुत लड्डू क्वेश्चन बन गया यार, क्योंकि हमने एक बात पर ध्यान दिया, और जैसे ही हमने ध्यान दिया तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो गया और क्वेश्चन इजी भी हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या हो गया, इंटरेस्टिंग भी हो गया और इजी भी हो गया। अब वहां पर क्या है कि बेटा S1 और S2 वो तो दोनों 30 हैं, यानी कि इसको तो मैं 30 लिख सकता हूं, चलिएगा जी। अब मेरे को V1 तो गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, ओके। V2 मुझसे पूछा है और एवरेज मेरे को दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे को गिवन है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला वही है, अभी मैंने अभी पीछे एक सॉल्व किया था, तो वेलोसिटी ऑफ एवरेज का फॉर्मूला क्या आया था, अगर डिस्टेंस बराबर है तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा, ठीक है। अब अगर ये फॉर्मूला लग गया तो एवरेज कितना है भैया 40, ओके, 2, ये कितना है 30, ये कितना है v2, ये कितना है, ये कितना है, ये है v1 प्लस v2, 30 प्लस v2। अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 प्लस v2 इज इक्वल टू 60 v2 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, ओके। तो यहां से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो v2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अब उसका जो नेक्स्ट हाफ 30 किलोमीटर रिमेनिंग है वो उससे कितनी, यानी कि अब उस ट्रेन के ड्राइवर को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, 60 पे ले जानी पड़ेगी। तो देखो पहले वाले में कितना आया 30, दूसरे वाले में कितना आया 60। अगर आप कन्वेंशनल एवरेज का फॉर्मूला लगाओगे 60 प्लस 30 बाई 2 तो कितना आएगा 45। वो गलत तरीका है, वो मत लगाना, वो गलत तरीका है। बात समझ में आ गई। फॉर्मूला क्या लगेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब डिस्टेंस कवर्ड बराबर है। बात समझ में आ गई। अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो क्या लगेगा यार, ये भी तो क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो यार अगर बराबर नहीं है तो उस केस में फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा S1 प्लस S2 इंटू V1 V2 डिवाइडेड बाय, अब वो रेसिप्रोकल मल्टीपल हो जाएंगे,
तो V1S2 प्लस V2S1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज स्पीड का। अगर डिस्टेंस बराबर नहीं है तो कब हो जाएगा, इफ S1 इज नॉट इक्वल टू S2। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, इसको अपने दिमाग में रखना। आपके इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से काफी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, स्पीड के और वेलोसिटी के। इस प्रकार के आपके कई तरीके के क्वेश्चन आएंगे, याद रखना इनको। अभी के लिए हमारा आज के लिए इतना ही काफी है इस वीडियो में बेटा। अगले में हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार वीडियो है, उसको जरूर देख लो अब जाकर के। मैं सही बता रहा हूँ, वीडियो है और वो आपको मिलेगा। उसमें मैं एक्सेलरेशन को बहुत बढ़िया तरीके से आपके सामने, बहुत इजी वे में सामने लेके आ रहा हूं। एक बार वीडियो देखते ही सब बात क्लियर हो जाएगी, आप कहोगे कि वाह मजा आ गया। ठीक है ना, और अगर सही में मजा आ जाए ना तो कमेंट में लिख भी देना कि मजा आ गया। और फिर उसके बाद में जो है मैं उसी में इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बात करूंगा और उनकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। तो अगला वीडियो भी बहुत मजेदार है, उसको भी देखना। और जो हमारा पिछले वाला वीडियो था उसमें इंट्रोडक्शन है सारा, पोजीशन का, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का, अगर वो नहीं देखा है तो उसको भी देखो। क्योंकि आप एट रैंडम, मेरा ये सब बात बोलने का ऑब्जेक्टिव ये है कि बेटा रैंडमाइज्ड पढ़ाई मत करो। ये नहीं है कि एक बार ये वीडियो देख ले एक बार वो देख ले, नहीं। आप सीरीज से, अगर मैं पूरी सीरीज को लेके चल रहा हूं तो आपको पूरी सीरीज पढ़नी चाहिए। ठीक है ना। सो एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ, गुड बाय, टेक केयर।